बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शफीक कुरैशी। आप देख रहे हैं 99 न्यूज। आज हमने अपने स्टूडियो में मदु किया है सीनियर सहाफी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ट्विटर पर टीम मोहब्बत माफिया के सरबराह शफकत चौधरी साहब को। और शफकत चौधरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। शफकत चौधरी साहब, आप ये बताएं कि मुल्क में मौजूदा सूरत हाल को किस तरह आप ये देखते हैं? पाकिस्तान को तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान को अंडू कर सके। लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है इस वक्त। खास तौर पे जो अंदरूनी हालात हैं, माशी हालात हैं, खारजी हालात हैं, और जैसे तमाम ताकतों ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, सिचुएशन बज़ाहिर अच्छी नहीं है, लेकिन हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा शफकत साहब, आप ये बताएं कि माशी सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, और इसकी साबता हुकूमतें जिम्मेदार हैं या मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है? इसका हल क्या है, आप क्या कहते हैं? असल में हमारा मसला ये है, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, बहुत परस्त है थोड़े से। किसी एक पार्टी को पूछते हैं तो पूछते चले जाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से हम पार्टी चुनते हैं। हमारी पार्टी बेसिकली पाकिस्तान होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। साबका हुकूमतों ने जो जो पॉलिसियां की, जो जो लोन लिए, जो जो ओवरबर्डन किया, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। यकीनन उनका इसमें हिस्सा है। लेकिन 2.5 साल के बाद अगर मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि साबका हुकूमत जिम्मेदार है, तो बंदा ये पूछ सकता है कि आप क्या करने हैं। इसमें आई विल रिपीट, खान साहब की नीयत का अमल दखल नहीं है, लेकिन खान साहब पीटीआई नहीं कह रहा मैं। उसकी वजह यह है कि पीटीआई में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इंटरेस्ट कहीं और है। माफियाज में शेयर होल्डर हैं, इसके अलावा अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। वो जो पहले जिस करप्शन का हवाला दिया जाता था, वो अभी भी है। अभी भी पैसे देकर नौकरियां मिलती हैं, अभी भी परमिट पैसे देके मिलते हैं, अभी भी ठेके पैसे देके मिलते हैं। सिस्टम सारा वही है अभी। आप उसको ये कहें कि साबका हुकूमतों में एक सेटअप किया था, वो अभी तक ठीक नहीं हो सका, तो बात ये, फिर आप किस लिए बैठे हैं यहां पे? एक छोटी सी आप चीज देखें, चिकन का जो रेट है, जमीन से जंप होता है, हवा में चला जाता है। अंडों का रेट जंप होता है, हवा में चला जाता है। जब आप शॉपकीपर से पूछते हैं तो कह रही मुझे पीछे से महंगा मिला है। पीछे से ही होता है कि वहां पे जो मेन डीलर होते हैं वो आपस में एका करते हैं, ये चीज तुम संभालो, ये चीज मैं संभालता हूँ। रेट वो सेट करते हैं। जब तक हुकूमत वहां पहुंचती है तब तक काम हो चुका होता है। पर हुकूमत का सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है, उनका इंतजामी जो सिस्टम है बहुत वीक है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आती हैं। हुकूमत एक रेट देती है, लिस्ट देती है कि इस रेट पे आप ये चीज दें, उसको परसू करने वाला कोई नहीं है पीछे कि क्या चीज है, एक चीज ये होगी। अब इंटरनेशनली आप चले जाए, अभी पीछे पेट्रोल का बहरान हुआ, चीनी का बहरान हुआ, आटे का बहरान हुआ। आपको पता है कि आपने एक गलत चीज, गलत टाइम पे एक चीज एक्सपोर्ट की, उसके बाद गलत टाइम पे आपने चीज इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट करने वाले ने भी पैसे कमाए, इंपोर्ट करने वाले ने भी पैसे कमाए। दोनों पार्टियां कहां पे हुकूमत में है? हुकूमत ने उसको पूछा। इंक्वायरी में डालना तो पहले भी होता है। उसके बाद आप देखो, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब पे केस किए, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब पे केस किए। वो केस 20 साल हो गए, आज भी चलते आ रहे हैं। ये केस भी अभी तक कहीं पे कंक्लूड नहीं हुए, कहीं पे डिसाइड नहीं हुए। मकसद नहीं है। खान साहब की खाली नीयत का कोई फायदा नहीं है। जब तक पीटीआई एज ए गवर्नमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पीछे नहीं जाती, साफ नीयत से नहीं जाती, जो गलत नासरन को कट आउट नहीं बीच में से किया था, कुछ नहीं हो सकता इसका। ये अवाम यूं ही पिसती रहेगी। तो आइंदा भी जो जो पार्टी उन्होंने अपनी मानी है उनको वोट देते रहेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता इस चीज को। क्या पीटीआई हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? बिल्कुल पूरे करेगी। पीटीआई की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। उसकी वजह ये है कि हम लोग जूते खाने के भी आदमी हैं, खुश भी रहते हैं, फिर हमें कुछ नहीं होता।
नवाज शरीफ बीमारी की बायस जो है वो मुल्क से वो तो बाहर चले गए और मरियम नवाज अब एक्टिव हो गई हैं। और अब आप ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का जो सियासी मुस्तकबिल है ये क्या है, आप इस पे क्या कहते हैं? पहली बात तो मुझे ऑब्जेक्शन है नवाज शरीफ की बीमारी पे ना। सब जानते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा प्लान किया गया, सेटअप किया गया। इसमें बहुत सी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है इसके बगैर। अब देखें, कोर्ट का मुतालबा ये था कि 7 बिलियन के सिक्योरिटी बॉन्ड ये देंगे तो फिर उनको इजाजत दे सकते हैं। सडनली 50 रुपए पे आ गए तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। पहली चीज तो ये मरीम नवाज की मजबूरी है, थोड़े से एम्बिशियस भी हैं वो, और नवाज शरीफ की पार्टी को संभालना और उसको टेक ओवर करना उनका इशू है बेसिकली। इसलिए वो फ्रंट पे हैं, और फ्रंट पे आने के बाद उन्होंने नून लीग का खासी हद तक बेड़ा गर्क किया। इख्तलाफात आपस में फैले, इवन जो 2 भाई थे शरीफ आलम वो कट आउट हो गए। शहबाज शरीफ और उनके जो ग्रुप है वो कट हो गए बीच में से। मुस्तकबिल के हवाले से आप कहते हैं तो मुस्लिम लीग की हद तक अगर कहें तो मुस्लिम लीग तो रहेगी, नून की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मुस्लिम लीग अवामी मुस्लिम लीग के दौर से किसी न किसी शक्ल में चलती आ रही है। कभी फंक्शनल है, कभी पीर पगाड़ा है, कभी जनीजो है, कभी नून है, कभी काफ है। मुस्लिम लीग के जो सब हेड हैं, आगे जो नाम है वो बदलते जाते हैं, मुस्लिम लीग रहती है। अगर नून के हवाले से आप ये बात कहते हैं तो नवाज शरीफ और मरियम नून में ये 2 मेन चीज हैं। शहबाज शरीफ साहब हम इसमें काउंट नहीं रखते, तो उनका मुस्तकबिल इसलिए कोई नहीं है कि एक तो लीगली वो नाअहल हो चुके हैं दोनों। नवाज शरीफ साहब की एज भी अभी इतनी इस हिसाब से नहीं है कि आगे वो ज्यादा एक्टिव हो सके। मरियम साहबा का जो होल्ड है वो उस अंदाज में पार्टी पे नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जब उनको जो उनकी एंटी आर्मी स्टेटमेंट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो बयान हैं उनके, उसे इख्तलाफ रखते हैं। उसकी वजह यह कि पाकिस्तानी कौम फौज के खिलाफ कोई बात सुनते हुए पसंद नहीं करती उसको। और ये जो बयानिया है बेसिकली जब अचकजई साहब लाहौर यहाँ पे है, महमूद अचकजई, उन्होंने लाहौर को इल्जाम दे दिया। इसके अलावा वहां पे अफगानिस्तान पे नारे लगे, एंटी स्टेट मरियम साहबा की मौजूदगी में एंटी स्टेट नारे लगे उसमें। तो ये चीजें नेगेटिव हैं। और ये जो नून लीग का खामोश वोटर है वो इस चीज से मुतनफर हुआ है। कुछ जो है ना, जो ओहदेदार हैं या सियासी कारकुन हैं, वो तो साथ हैं, साथ चलते रहेंगे, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए। लेकिन जो खामोश वोटर है वो उस चीज को नापसंद करता है इसको। तो नून का अगर इलेक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो आइंदा चूंकि स्प्लिट अप ये हो जाएगी तो नून का मुस्तकबिल कोई नहीं है आगे जाके। नून आइंदा मुल्क की सियासत में इफेक्टिव रोल अगले इलेक्शन के बाद इसका टोटली खत्म हो जाएगा। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ सकती है इलेक्शन अगर हो तो? नेक्स्ट इलेक्शन में अगर खान साहब जिंदा रहे, अगर खान साहब जिंदा रहे तो पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी। अगर खान साहब चले जाते हैं तो पीटीआई का भी कोई याद नहीं है पीछे। तो खान साहब तो पहले भी आर्मी की जो सीढ़ी है वो इस्तेमाल करके आए थे, क्या आप फिर दोबारा आर्मी इनको दोबारा उसी तरह लेके आएगी? कौन सी गवर्नमेंट है जो आर्मी की सीढ़ी पकड़ के नहीं आती है? शेख साहब सही कहते हैं, शेख जी साहब, सारे आर्मी की सपोर्ट, पाकिस्तान में स्पेशली आर्मी की सपोर्ट के बिना कोई गवर्नमेंट नहीं आ सकती। आप इसको ढके छुपे अंदाज में कहें या खुले लफ्जों में कहें, आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आर्मी के ताबन के बगैर। ये खुला फैक्ट है। आप लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी बड़ी पर उम्मीद थी कि उनकी जीत है, और उसमें भी वहां भी आर्मी ने जो किरदार अदा किया वो भी आप नॉलेज में उस पर क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी से हाथ हो गया था वहां पे। पीपल्स पार्टी सही पर उम्मीद थी वहां पे, पर उन्हें तसल्ली मिली थी कहीं से कि कम से कम 12 सीट्स आपकी होंगी मिनिमम। इसलिए ज्यादा रोना भी डाला उन्होंने कि ये क्या लगा हमारी जो सीटें ना चलेगी। बेसिकली हमारी सीट का मतलब ये था कि हमसे जो सीटें कमिट की गई थी वो कम गई है। तो असल में जो सिचुएशन थी पीडीएम की, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पीपल पार्टी को दाना मिला, उन्होंने दाना चुग लिया, दाना वापस ले लिया गया।
ये हुआ उनके साथ। किसने लिया दाना, जरा खुल के बताएंगे। ना आप बच्चे हैं ना सुनने वाले बच्चे हैं। तो साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की सियासत किस तरफ जा रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं सीरियसली पूछे, पीपल्स पार्टी का इतना ज्यादा कोई फैन शैन नहीं हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली बहुत अच्छा जा रही है, पॉलिटिकली अच्छा खेल रही है सियासी अंदाज में। उसकी वजह ये है कि उन्होंने वो जो होता है ना कि एंटी एलिमेंट बनने की कोशिश नहीं की, वो साफ भी है और एंटी भी है, वो उन्होंने दरमियान में एक पॉलिसी रखी है। और यकीनन उसकी जो डायरेक्टर है उसका वो बड़ा अच्छा है उसका, और आप जानते हैं कि वो डायरेक्टर बड़ा समझदार है, जरदारी साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने सबसे अकलमंदी ये की कि खुद वो पीछे बैठ गए, बिलावल को आगे किए, बिलावल को आगे रख के उन्होंने पॉलिसीज हैंडल की हैं। वो हैंडल करना आसान था जब वो पीछे बैठे, क्योंकि जब आइंदा कहीं पे पीछे हटना पड़े तो बिलावल साहब खामोश हो जाएंगे, जरदारी साहब उसकी स्टेटमेंट आगे आगे दे देंगे। 2-3 स्टेप उन्होंने किए। मुल्तान में जब जलसा था तो एक जो नून लीग है एक इम्पैक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे नेक्स्ट बेनजीर मरियम नवाज है, तो उन्होंने अपनी जो बेटी आसफा उनको भेज दिया वहां पे कि नहीं एक्चुअल जो बेनजीर है वही है। उन्होंने ये शो किया उसको। सेकंड, नून लीग से मौलाना साहब के प्रेशर के बावजूद उन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके मफादात को, हम सियासत की बात नहीं कर रहे, उनके मफादात को ठेस पहुंचे। रेजिग्नेशन का जो मुतालबा था, पीपल्स पार्टी पागल तो नहीं, उनके पास लास्ट ऑप्शन सिंध की गवर्नमेंट का था और है इस वक्त। वो रेजिग्नेशन देते हैं तो 2 नुकसान उनको होते हैं। एक तो सिंध की गवर्नमेंट जाती है, खान साहब या पीटी की गवर्नमेंट है वो तो शुक्र करेंगे उन्होंने रिजाइन किए हैं। सेनेट का इलेक्शन उनके बगैर भी हो सकता है, ये लॉ कहता है। इसका मतलब यह है कि बाकी अभी जो नई सीट्स जितनी भी होंगी वो टोटल पीटी उठा के ले जाएगी। तो पीपल्स पार्टी अगर रेजिग्नेशन में साथ उसके चले जाती है तो पीपल्स पार्टी की नेक्स्ट जो सीट्स बनती हैं सारी वो सारी जाया हो जाती। एक तो उन्होंने ये बड़ा जबरदस्त किया है। सेकंड, उन्होंने कोई चीज की, मौलाना साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद जाके लॉन्ग मार्च कर इस्लामाबाद जाके धरना देते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करना चाहती, ये जहन में रखें। नून लीग मरीम नवाज और मौलाना वो चाहते हैं कि हुकूमत उलट जाए। उसकी वजह यह कि उनके हाथ में पहले ही कुछ नहीं है, उनके पास अपनी सीट भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, उनका हाथ भी कहीं नहीं बढ़ रहा। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि गवर्नमेंट जाए। गवर्नमेंट जाने का मतलब ये है कि सिंध की गवर्नमेंट भी जाए, सेनेट के इलेक्शन भी गड़बड़ हो। तो बहुत साफ और बहुत सुथरा वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड बड़ी पार्टी, अगर गवर्नमेंट में तो उसका चांस कम है, नेक्स्ट सेकंड बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी आ रही है। अच्छा ये बताइए, क्या ये वजह नहीं है कि इमरान खान साहब ने धरनों में बहुत सारे ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे कहा कि मैं स्विस बैंक से पैसे वापस लाऊंगा, जरदारी को घसीटूंगा, ये करूंगा वो क्या पीपल्स पार्टी में ये वो डर खौफ नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जाती है तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जो है वो कर देगी? ऐसा है कुछ? गवर्नमेंट जाने से तो पीपल्स पार्टी इजी हो जाएगी। एक्शन लेने की जो कमिटमेंट है सिर्फ एक बंदे में है इस वक्त, खान साहब ने कमिटमेंट की बात कर। अब उसमें इम्प्लीमेंटेशन का जो मसला है उसमें बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इदारे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो पीपल्स पार्टी को वो खर्चा नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी नहीं। तो वो स्विस बैंक वाले अरबों रुपए अरबों डॉलर वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जी वो उनको लाऊंगा, पाकिस्तान में सारी रकम लाऊंगा, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने क्यों खामोशी इख्तियार कर ली? क्या वजह है? उनकी मजबूरी है क्या? खान साहब का मसला ये है कि खान साहब पैसे लाना चाहते हैं, ये तयशुदा चीज है। लेकिन खान साहब ना कोर्ट है ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और इसके अलावा एक और चीज, खान साहब आदमी भी नहीं है। केसेस साबित हो चुके हैं, पैसे साबित हो चुके हैं, पनामा पेपर साबित हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज साबित हो चुकी हैं। लाना किसने है? देखो हमारा जो सिस्टम है, सेटअप है, जो जुडिशियल जो हमारा सेटअप है उसने लाना है, या बाज़ दफा डंडा सर पे होता है तो उसने लाना है। मसला ना है ये है कि ना सेटअप उस अंदाज में एक्टिव है, ना डंडा उस अंदाज में एक्टिव है
कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज गेम्स हैं बीच में, पैसा नहीं आने वाला। इमरान खान साहब की जात को आप कैसे देखते हैं? खान साहब कमिटेड बंदे हैं, अपनी हद तक, अपनी जात की हद तक वो कमिटेड बंदे हैं, लेकिन उनके आसपास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे तो कहते हैं बड़े ईमानदार, बड़े नेक, बड़े अच्छे शख्स हैं, मगर ये जो बनी गाला वाला काम अभी उन्होंने किया है, अपनी लैंड जितना भी गाया है इसको उन्होंने रेगुलाइज करवा लिया, बहुत से लॉ चेंज हुए, सीडीए चेयरमैन इसी काम के लिए लाया गया कि इसको रेगुलाइज करें। और आपको पता है कि शहर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बनी गाला नीचे जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो हैं, गोरी टाउन है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जो आज तक रेगुलाइज नहीं हुई। तो क्या इमरान खान साहब ने क्या ये जाती नहीं की कि अपना घर रेगुलाइज करा दिया और तमाम जितनी भी और जगह जो है अनरेगुलाइज उनको छोड़ दिया? इसकी वजह क्या? असल जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जब कोई पुरानी आबादी हो जाती है तो नॉर्मली उखाड़ने की बजाय उनको रेगुलराइज करती आती हैं। मसला उसमें ये होता है यहाँ पे कि उसमें बाज़ दफ़ा उनकी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो करती हैं, बाज़ दफ़ा प्रेशर इन्वॉल्व हो तब वो करती हैं, अदरवाइज ऑपरेशन के लिए उनके पास मशीनें मौजूद होती हैं। जैसे भी आपने कहा गौरी टाउन है, ये बाकी इलाके हैं, तो असूलन ये है कि जहाँ पे आबादी बच चुकी है, लोग घर बना चुके हैं, मार्केटें बन चुकी हैं, तो उसका सरचार्ज उसमें डालें, पैसे लें, रेगुलर करें, उसको करना चाहिए। उसको जो उसमें वायलेशन हुई है उस वायलेशन का एक्स्ट्रा फाइन करें आप उसका। खान साहब का भी यही था कि उन्होंने बहुत अरसा पहले घर ये लिया था, तो उसके दो ही हाल थे, या उसको गिराया जाए या उसको जो उसके जुर्माना बनता है उनसे लिया जाए। तो सेकंड ऑप्शन तो उन्होंने काम किया है, और ये लेकिन उसमें ये चीज लाजमी है कि ये ऑप्शन खाली खान साहब के लिए नहीं होना चाहिए, उन तमाम के लिए होना चाहिए जिनके घर बन चुके हैं, जिनकी या सोसाइटीज इवन बन चुकी हैं, कि उनकी रेवेन्यू में आप उनमें रेवेन्यू लें, पेनल्टीज उनको डालें, वायलेशन का सरचार्ज उनसे लें, रेगुलर करें, ताकि कम से कम एक नेट में तो आए वो। अब इसको इशू बनाने का तो फायदा नहीं है कि बनी गाला को गिराया जाए या ना गिराया जाए, उसको वजह 30, 35, 40 साल से वो बन चुका है। उस वक्त तो यहाँ पे आबादी भी कोई नहीं थी। हालांकि सुना है कि वहां पे नेशनल पार्क था शायद, ये उसकी जमीन थी जिसको कट करके बहुत से जो बासब लोग थे उन्होंने लिए। लेकिन उसमें एक चीज बहरहाल है कि खान साहब उस वक्त बासब नहीं थे जब उन्होंने वो जमीन खरीदी। जो बासब लोग थे उन्होंने वो जमीनें खरीदी, तो उस दौरान उनको भी यकीन किसी एडवाइजर ने कहा होगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो उन्होंने ले ली। खरीदते हुए उनका जो था असर रसूख वो कहीं पे भी नहीं था, रेगुलर करते हुए असर रसूख उनका है, लेकिन ये चीज सबके लिए होनी चाहिए। अच्छा देखें, गोरी टाउन जो है, ये गोरी टाउन अब 7 फेज इसमें बन चुके हैं, हजारों लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर है, कमर्शियल प्लाजे हैं, मगर आज तक जो है हुकूमत ने देखें कि बिजली, गैस और इसके मीटरों पे पाबंदी आयद कर दी है। ये तो सेक्टर बनने से पहले सीडी की नायली की वजह से ये सेक्टर डेवलप हुआ, तो उस वक्त उन्होंने नहीं रोका। अब बिजली, गैस और दूसरे तमाम चीजों पर पाबंदी आयद की हुई है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि सोसाइटी इतनी बड़ी बन चुकी है तो इनकी बिजली और गैस के ये जो मामला हैं इनको जो है वो बहाल किया जाए, और वो बंद करके बैठे हुए, ना बिजली के मीटर लग रहे ना गैस के लग रहे, जो लग चुके हैं इससे पहले वो ही लगे हैं, बस। इस पे क्या कहते हैं? मतलब कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी हियरिंग हुई थी, तो जो मोअज़्ज़ज़ बेंच है उन्होंने यही कहा कि जब ये चीज बन रही थी तब आप कहाँ थे। अभी इसकी जो फीस बनती है, जुर्माना बनता है, वो लें, उस पर रेगुलर करें, ये रूलिंग मौजूद है इसकी। सेकंड उसमें ये कि इसमें वायलेशन क्या होगी, मैक्सिमम पास नहीं हुआ तो पास करें, अब बन चुके हैं ना तो उसको पास करें। जो लोग वहां पे रहते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, जब आपने इन्वेस्ट करते हुए किसी को नहीं कहा कि ये गैर कानूनी है, किसी को आपने बैन नहीं किया, किसी को आपने तोड़ा फोड़ा नहीं है, उस वक्त आप खामोशी से बैठे हुए थे क्योंकि यकीनन आप बता देते होंगे। तो अब ऐसा क्या इशू सडनली आ गया कि आप चाहते हैं कि नहीं, ये 7 फेज बन चुके हैं, 7 फेज का मतलब 5-7 साल कम से कम होंगे, उसमें मार्केट्स होंगी, इसमें तो उनको डिस्टर्ब किया जाए, तो ये इम्काना सी चीज है। खाली गौरी टाउन की बात नहीं है, इस किस्म के जितने भी टाउन हैं उनमें ये चीज, उनको ये फैसिलिटी अब देनी चाहिए कि लोग वहां पे बस चुके हैं,
सिस्टम वहाँ पे बन चुका है, तो उनको जो फैसिलिटीज रूटीन में मिलती हैं आम लोगों को, वो सब उनको मिलनी चाहिए और उसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो ऐसे चीजें बनी हुई हैं, तो आप खुद अपने ही लोगों को रूल्स के झंझट में फंसा के उलझा रहे हैं। वो कहते हैं रूल्स आर मेड फॉर मैन बाय द मैन, दे कैन बी चेंज फॉर द मैन। सो असूल बनते हैं लोगों के लिए, असूल लोग ही बनाते हैं, तो लोगों के लिए उसको चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, एक मेजर इशू ये है कि कोरोना वायरस की वजह से 3 माह तो पहले स्कूल बंद रहे, बच्चों का पढ़ाई का बड़ा जा हुआ, और उसके बाद फिर भी 1.5 महीना इन्होंने दोबारा स्कूल बंद किए। और इस 4-5 माह के दौरान जो तमाम प्राइवेट अदारे और सरकारी अदारे हैं वो उसी तरह पेरेंट्स से फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं, और ना ही बच्चों ने कुछ पढ़ा है। और अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफकत महमूद साहब ने ये बयान दे दिया कि तलबा जो है वो आंखें अपने कान खोलें कि हम एग्ज़ाम दिए बगैर किसी को पास नहीं करेंगे। तो पहले इन्होंने यही कहा था कि जो बच्चे हैं उनको नेक्स्ट अगली जो क्लास है उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा, मगर अब फौरी तौर पे उन्होंने ये अपना जो ये चेंज कर दिया सारा सिस्टम, और 25 तारीख को उन्होंने स्कूल खोलने का ऐलान किया है। और कोरोना वायरस के हवाले से आप देखें कि बहुत से ममालिक में अभी भी इसकी लहर है मौजूद, तो पाकिस्तान में भी क्या अगर ये स्कूल खोल देते हैं तो कोई बड़ी कैजुअलिटीज हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वैसे उसने कोरोना के हवाले से जो हुकूमती पॉलिसी स्पेशली स्कूलों की हद तक या बाकी चीजों की, उससे लगता ही है कि कोरोना दुनिया की सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म, बासूल और हुकूमती कानून की पाबंद मखलूक है। कोरोना को पता है कि मार्केट में 10 बजे से पहले मुझे जाने की इजाजत नहीं, उसके बाद अगर कोई दुकान खोलेगा तो उसके बाद मुझे लाजमी वहां पे पहुंचना है। टीचर्स आ जाए तो उनको मैंने नहीं छेड़ना स्कूल में, स्टूडेंट आएंगे तो उनको मैंने लाजमी पकड़ लेना है। ये टोटली नॉनसेंस पॉलिसी है। आप जिंदगी को रोक नहीं सकते। यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे भी वो कंडीशन सख्त नहीं है जैसे कि इटली में या ब्राजील में या अमेरिका में या इंडिया में जैसी कंडीशन थी। आप एसओपीज पे जोर दें, क्योंकि असातिज़ा आपके छुट्टियों में कहते हैं असातिज़ा लाजमी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी तो इम्पोर्टेंट नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद कहते हैं नहीं ये क्लास आज आ जाए, ये कल आ जाए, आप सिंपली चले जाओ। बल्कि सोशल मीडिया पे हमने एक चीज देखी, स्कूल्स में 3-3 फुट का फासला है चेयर्स का, सैनिटाइजर भी लग रहे हैं, मास्क भी पहने, लेकिन बच्चे जब स्कूल से निकले हैं तो वैन के ऊपर भी लटके हुए हैं, मिल के अंदर भी लटके हुए और बीच में बैठे हुए हैं। कहाँ गया एसओपीज? तो बात ये कि एसओपीज पे जोर आपने, ये कोई पॉलिसी नहीं है कि ये, बल्कि ये कहते हैं जी मार्केट्स में रश हो जाता है। बात ये कि जब आप टाइम फिक्स करते हैं तब रश ज्यादा होता है। आप मार्केट्स को 24 आवर ओपन करें, स्कूल्स को आप अल्टरनेट डेज में करते हैं आधी क्लास, ताकि अगर आपको स्पेस का मसला है अल्टरनेट डेज में करें कि आधे बच्चे एक दिन आए, आधे बच्चे अगले दिन आ जाए। स्कूल्स को खुला रखें, ये बच्चे यहाँ से सीखेंगे तो आगे जाएंगे। आप कहते हैं एग्जाम के बगैर हम पास नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का पता ही नहीं है, हमारे टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने का पता ही नहीं है। तो आप एग्जाम पे भी इंसिस्ट कर रहे हैं, स्कूल भी आपने बंद किए हुए हैं, और वो मोड ऑफ एजुकेशन आप उनको दे रहे हैं जिसका उनको तजर्बा ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं इस कौन से? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। स्कूल भी आप खोलें, अल्टरनेट डेज में खोलें, मार्केट्स को 24 आवर किया जाए उसमें, और ऐसे ही बाकी जो बिजनेस है, बिजनेस को रोके नहीं, बिजनेस पे जो आपकी हदायत है कोरोना की उस पर इम्प्लीमेंटेशन सख्त करवाएं, फाइन्स करें जो बंदा उस पर अमल नहीं कर रहा, उस पर चलता रहेगा, जिंदगी भी चलेगी, कोरोना भी काबू में आएगा, बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी उसमें। आप बताएंगे कि हज़ारा कबाइल जैसे वाकयात जो है वो कई सालों से रोनुमा हो रहे हैं और आज तक इन पर काबू नहीं पाया जा सका, आपके ख्याल में इसका क्या हल है? हज़ारा जो कबाइल है इसका मामला इतना सादा और सीधा नहीं है कि उसका कोई सिंपल सा सोल्यूशन दिया जाए। हज़ारा कबाइल के जो लोग हैं ये बेसिकली अफगानिस्तान से माइग्रेटेड लोग हैं। इनका अभी जो रिसेंटली इनके साथ जो भी वाक़या हुआ है उसमें पीटीएम और एनडीएस अफगानिस्तान की,
उनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, वो उस पर बाद में आता हूँ, पहले पीछे थोड़ा सा चलते हैं। इसमें मसलकी तशद्दुद, दहशतगर्दी वो भी है, उसमें फौरन जो हमारे बॉर्डर के साथ मुंसलिक है वहाँ से बलूचिस्तान से जो ममालिक, 2 ममालिक हैं, वो दोनों इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान बेसिकली टारगेट है इस वक्त। सारी दुनिया जितनी भी एंटी स्टेट है, एंटी पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान उसका टारगेट है। और बेसिकली एंटी पाकिस्तान होना लाजमी नहीं है, ये वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है दुनिया की इस वक्त, क्योंकि दुनिया अपने नए पत्ते, नए मोरे सेट कर रही है। नेक्स्ट 2 जो कुर्तें आमने सामने आनी है उनके लिए, चाइना एंड अमेरिका। पोजीशनिंग की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें बलूचिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसी वजह से BLA भी वहाँ पे एक्टिव होती है, वहाँ पे जो नेशनलिस्ट हैं वो भी वहाँ पे एक्टिव होते हैं, जो मसलकी फिरका वरीयत वाले हैं वो भी इसमें एक्टिव होते हैं। और ये आज से नहीं है, जब से CPEC की इब्तिदा हुई थी तब से ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा जोर पकड़ ली हैं। कुछ जगहों पे हमारी जो पॉलिसीज हैं वो डेफर कर जाती हैं, गिर जाती हैं कहीं पे। कहते हैं कि पहले दिन वो जो होता है ना, बिल्ली को मारना तो सुकून हो जाता है। होता ही है हमारे यहाँ, मामला को पहले बिगड़ने दिए जाते हैं, उसके बाद इनको संभालने की कोशिश की जाती है। जब आप सारा सब कुछ जानते होते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद इमीडिएटली गिरफ्त की, उसके बाद से ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं हुई है, तो आपसे क्यों नहीं हो सकती? आप तो वो लोग हैं कि जिन्होंने अजब के जरिए TTP फरीयत को उड़ा के रख दिया। तो ये जो सिनेरियो है हज़ारा कबाइल का और स्पेशली बलूचिस्तान का, इसके बैकग्राउंड का आपको पता है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है इसका आपको पता है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? एक चीज। सेकंड, ये जो प्रेजेंट अभी जो कंडीशन है इसमें ये जो मुतालबात हुए हैं, लोगों को नहीं पता इस चीज का। लोग सिंपली ये देख रहे हैं कि वहाँ पे बंदे कत्ल हुए और उनकी लाशें वहाँ पे रखी हैं और मुतालबात हैं। हालांकि सिचुएशन ये है, वो लाशें वहाँ पे लोहेकीन की मर्जी के बिना लाई गई हैं उस जगह पे। जो 3 मुतालबात किए गए हैं वहाँ पे स्पेशली बाकी मुतालबात के साथ, उनका लोहेकीन को पता ही नहीं है। उनमें से सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि 15 पीपल हज़ारा कबाइल के जो कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एडमिट कर चुके थे। पहला मुतालबा उनकी रिहाई का है। सेकंड, उनका मुतालबा ये है कि हज़ारा के जो लोग हैं इनको बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उनके आपको सिंपली लिस्ट दी जाए, तो उनको ID कार्ड और पासपोर्ट उनको जारी किए जाए। दैट इज नॉट फिजिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पहले ही बड़ी मुश्किल सूरत हाल से है। एक तरफ इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान भी आपका दोस्त नहीं है, अमेरिका इन सब के पीछे, अफगानिस्तान के पीछे अमेरिका है। थर्ड मुतालबा इनका, जुलाई में एक लड़का, पश्तून लड़का है बिलाल नूर ज़ई, झगड़े में, तशद्दुद में हज़ारा कबाइल में के जवानों ने उसको मारा, कत्ल हुआ। अब उसके कातिल की रिहाई का मुतालबा है, इन मुतालबात में शामिल है। एक तो वैसे ही इलीगल चीज, कातिल को माफ किया नहीं जाना चाहिए। सेकंड, आप किसी अंडरस्टैंडिंग पे, किसी कंप्रोमाइज पे जाकर उसको छोड़ते हैं उसके कातिल को, तो क्या होगा? वहां पे पश्तून एंड हज़ारा कन्फ्लिक्ट वहां पे बढ़ जाएगी। अब ये वो मुतालबात हैं जो अफगानिस्तान की NDS को सूट करते हैं, जो PTM को सूट करते हैं। ठीक है, PTM की अब मुनाफकत आप देखें, PTM पश्तून के हकूक का नाम देती है, लेकिन एक पश्तून लड़का है उसके कातिल को छुड़ाने का मुतालबा भी करवाती है साथ। एजेंडा पश्तून के हकूक का नहीं है, पश्तून महफूज है, दलेर लोग कौम है। वो एजेंडा अफगानिस्तान का है, एजेंडा अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। हम अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे, इसलिए अफगानिस्तान के 65% से ज्यादा लोग पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चाहते हैं। उनमें से अक्सरियत तो पले बड़े बड़े यहाँ पे हैं, ऐसा इशू नहीं है।
लेकिन अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पपट एक गवर्नमेंट है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए बलूचिस्तान को सेफ नहीं देखना चाहता। उसके लिए उसके साथ उसका जो पार्टनर है इंडिया है, आपके सामने है सबके। बहुत से लोग पकड़े, कुलभूषण आपको याद है, उसने एडमिट किया, सारा कुछ किया। इसके अलावा BNA के लोग बहुत से पकड़े गए जहाजों के हाईजैक में और बाकी चीजों में। इसके अलावा बहुत सारे एडमिशन है, मेरे पास लंबी उसकी डिटेल्स है। तो जो एजेंसीज है हमारी, मैं डायरेक्टली कहता हूँ, मसलतों को छोड़ के उनको एक दफा आयरन हैंडल इनको हैंडल करना चाहिए। पहली चीज, जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड्स का नाम लेके जो शोर वर्क किया जाता है, उसको एक साइड पे है। अमेरिका में जब रेस्ट्रिक्शन लगाई गई 9/11 के बाद, तो बड़ा शोर उठा जी, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, ये पाबंदियां, ये इमरजेंसी। किसी ने नहीं सुनी। अमेरिका बस सुना उसके बाद से। जब TTP का अगेंस्ट एक्शन हुआ यहाँ पे वजीरस्तान में, इन इलाकों में, तो बड़ा कहा गांधी जी का डायलॉग होना चाहिए, ये होना चाहिए। बात ये कि कुछ लोग जूता मानते हैं, जूता समझते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आपको लातों से काम लेना चाहिए जब आपके पास बूट भी अल्लाह ने तगड़े नहीं है। तो जब आप बूट से बर वक्त काम नहीं लेते तो क्या होता है? तो वो होता है जो कराची में हुआ 91 के एंड में। अल्ताफ हुसैन अरेस्ट हुआ, उसे 40 लोगों के बदले में अंडरस्टैंडिंग में छोड़ दिया गया, लंदन चला गया। उसको छोड़ने के बाद 20 साल कराची में जो खून बहा है उसके जिम्मेदार उसको छोड़ने वाले हैं। आपने एक सांप को पकड़ लिया है, आपको पता है कि ये राह का एजेंट, आपको पता है इसको राह से फंडिंग होती है, आपको ये पता है कि इसके लोग इंडिया जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं, और उन लोगों की मालूमात के लिए आप उसको छोड़ रहे हैं। तो क्यों छोड़ रहे हैं? अल्ताफ हुसैन को इतना बड़ा नहीं है कि वो आप उसको जूता मारे और बोले ना, वो तो यूं बोलने वाला आदमी, रोने वाला बोलने वाला आदमी है। लेकिन आपने उसको छोड़ा और 20 साल कराची में उसको भुगता। PTM जब खड़ी हुई, आपने पहले उसको खड़े नहीं दिए, उसके बाद उसके 2 बंदे आपने असेंबली में जाने दिए। और लोग ये कहते हैं ये वोट से गया। सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे मैनेज होते हैं। जैसे छोटी सी क्या चीज देखें, ख्वाजा आसफ का पीछे स्कैंडल आया कि नहीं आया, कि वो जी ख्वाजा आसफ शाम को उसने कॉल की पिंडी, तो बड़ा रोया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं तो मेरी हेल्प की जाए, तो वहां पे उस्मान डार को हराया गया। ये चीजें होती हैं। जब जीतने वाले को हराया जा सकता है तो हारने वाले को जब आप जिताते हैं तो इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। वही 2 लोग जो असेंबली में जाके आपके मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, आपके नेशनल एंथम का एहतराम वो नहीं करते, आपका हलफ लेते हुए 150 उनकी बातें हैं बीच में। अफगानिस्तान में जाते हैं तो उनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो एक पीछे कत्ल हुआ था, उसकी लाश अफगानिस्तान वाले कहते हैं हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं देंगे बल्कि PTM वालों को देंगे। तो ये चीजें आपकी जब सामने हैं तो एक्शन लेते हुए क्या मौत पड़ती है? जब एक्शन आप नहीं लेंगे तो PTM जो सांप है आइंदा बनेगा। बलूचिस्तान के जो छोटे मसले हैं बड़े होंगे, हो चुके हैं बड़े, ये नहीं कि नहीं हुए, हो चुके हैं। आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। आपने पहले एक बड़ा सांप बना के लंदन भेजा, उसने कराची को बर्बाद किया। दूसरे सांप को भी आपने भेज दिया बीमारी के बहाने। तो सांप आप खुद पालते हैं, बाद में कहते हैं कि ये नुकसान देगा, ये चीज होगी। बात आप टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे तो यही कुछ होगा। अच्छा, हजारा बरादरी का एक मुतालबा था कि मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद आएंगे, तो उसके बाद हम जो है ये लाशों की दफन करेंगे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, क्या वजह है? जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि 3 मुतालबात वो हैं जो लायकीन के इल्म में भी नहीं है। ये मुतालबा उन्हीं में से एक है। एक चीज, बलूचिस्तान का जो सूरत हालत जितनी मीडिया में हम देखते हैं उससे ज्यादा बुरी है। वहां पे जो एक्टिविस्ट हैं, जो नेशनलिस्ट कहलवाते हैं अपने आप को, या फॉरेन फंडेड जो हैं, वो खास ज्यादा एक्टिव है। बहुत सी न्यूज हम तक नहीं आती है।
ये जो हजारा कबाल का अभी ये जो धरना हुआ है, इसमें बहुत सी ऐसी फोर्सेस, अनवांटेड फोर्सेस शामिल थी जिनके साथ लाहिकीन की अपनी मर्जी भी नहीं थी। तो ये मुतालबा भी एक सेटअप हो सकता है। सिक्योरिटी जो हमारे जराए हैं वो इसको सेटअप कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिले किया, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया। उसकी वजह यह कि प्राइम मिनिस्टर आपका एक होता है वो एडवाइस पे चलता है, 100% कुछ नहीं होता। एजेंसीज उसको एडवाइस करती हैं कि ये चीज सेफ है, ये चीज नहीं है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसको उसका पास रखना पड़ता है। जब वहां पे सिक्योरिटी जराए मुतमईन हो के उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, पीएम उससे पहले जा ही नहीं सकते क्योंकि वो प्रोटोकॉल को बाईपास नहीं कर सकते। तो वो जो डिले है असल में होना तो रूटीन में तो यही होना चाहिए कि हाँ जो हुक्मरान है रियासत की माँ होती है उसको वहां पे जाना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए। लेकिन हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान के नॉर्मल नहीं है, तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और जो जिम्मेदार इदारे हैं उनकी हदायत को हमें समझना पड़ता है, उन्हें मानना भी पड़ता है, खा हम पीएम क्यों ना। जी, सऊदी अरब और कुछ अरब ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए, इसमें क्या वजह है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वजह से? नहीं, असल में आप इस वक्त दुनिया के बदलते हुए फेज में हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं, क्योंकि अरब ममालिक आप देखें स्टार्ट से उनकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट हमें कहीं भी नजर नहीं आती है, अरब ममालिक स्पेशली। पाकिस्तान हमेशा से इस्लामी ममालिक में एज ए लीडर काउंट होता रहा है। गो पाकिस्तान की पॉलिसी भी अक्सर किसी न किसी के प्रेशर में होती रही है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की वजह से, या जो यहाँ पे लोग थे उनकी वजह से। सऊदी अरब का इशू ये है इस वक्त पाकिस्तान के साथ के सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान उस मुल्क को तस्लीम करे जिसको हमने आज तक तस्लीम नहीं किया। सऊदीया इस चीज को लीड नहीं करना चाहता। अब सऊदीया का जो प्रेशर है चंद अरब ममालिक पे है, चंद पे नहीं है। तो उनमें से यूएई, हम ये नहीं कह सकते कि सऊदीया के प्रेशर की वजह से, यूएई के इंडिया और अमेरिका से शुरू से अच्छे तल्लुकात हैं। जो लेबर पावर है वो भी ज्यादा इंडिया से आती रही है वहां पे, अमेरिकन इंटरेस्ट उनके साथ। इसके अलावा आप देखेंगे इस्लामी ममालिक में, बल्कि अरब ममालिक में जो हिंदुओं के लिए पहली इबादत गाह है यूएई में बनी है। इसके अलावा मोदी साहब आते हैं तो स्पेशल प्रोटोकॉल है, बल्कि ओआईसी में आपको अगर याद हो तो इंडिया को मेंबर बनाने की बकायदा तहरीक चली थी उस वक्त। अगर पाकिस्तान स्टैंड ना करता, वजह यह है कि पाकिस्तान ओआईसी का बानी मुल्क है, उसकी मर्जी के बिना लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान की स्टैंड लेने की वजह से अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती शायद इंडिया वहां पर हो चुका होता। उनके मोदी साहब से अच्छे क्लोज टर्म्स हैं। बदकिस्मती ये हुई कि खान साहब थे तो इंडिया मेंबर वहां पे नहीं बन सका। तो ये ताल्लुकात हैं, ये बेसिकली प्रेशर टेक्निक्स हैं और ये आर्जी हैं। सऊदीया ने पाकिस्तान को गवर्नमेंट नहीं मानती, शायद महमूद साहब भी नहीं मानते। एक्चुअल फैक्ट्स तो यही हैं और लोग समझते भी हैं इन चीजों को कि सऊदीया ने पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रेशराइज किया। सऊदीया के इस प्रेशर की वजह उसके पीछे खड़ा अमेरिका था। अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को रास्ता दिया, पैसे दिए। तो बात वही है कि ना सऊदी अरब का मसला है, ना यूएई का मसला है, ना बाकी चीजों का मसला है। ये ग्रेटर इसराइल, अमेरिकन पोजीशनिंग और चाइना, ये सारी चीजें आपस में टकराती हैं पॉलिसी में बड़े लेवल पे। ये छोटे लेवल की, बड़े लेवल के पॉलिसी मैटर्स हैं। तो उसकी वजह से ये चीजें ऊपर नीचे हुई हैं थोड़ी सी। सऊदीया अल्टीमेटली जो भी करे पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, साथ ही रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं उसमें मजहबी फैक्टर मैं नहीं काउंट करता। उसमें मुल्कों के तल्लुकात में बहुत सी चीजें बाहमी मुफादात पे होती हैं। सऊदी गवर्नमेंट, जो सऊदी गवर्नमेंट है इस वक्त, जो वहां पे गवर्नमेंट है,
उसका इशू ये है कि वो अपोजिशन तो बज़ाहिर कोई नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत से हिस्सों में सऊदी खानदान की गवर्नमेंट के खिलाफ सेटअप है, लेकिन ये उनके जो कंट्रोल सकता है इसलिए उन्हें ज्यादा सामने नहीं आते। सऊदीया को एक और जो खौफ है 2023 के लौज़ान एग्रीमेंट के खात्मे का है, जिसके खात्मे से जो टर्की है उसका सऊदीया और बहुत से मुल्कों पे दावा हो जाएगा, ऑब्वियसली दावा होगा कब्जा लेने की। ये तो ऐसी है जैसे आप कोई प्लाट खरीदे, कब्जा किसी के पलवान का, तो लेने के लिए फिर आपकी हिम्मत होगी तो आप ले सकते हैं, क्योंकि टर्की के दावे में फिर जॉर्डन का बहुत सारा हिस्सा आता है, शाम आता है, उसके बाद इसराइल आता है, फिलिस्तीन आता है, सऊदीया आता है, तो उसकी तो ज़ाहिर इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन एक लीगल स्टैंडिंग बनती है। तो सऊदीया को बहुत सारी इन चीजों का भी खौफ है, इसलिए सऊदीया बहुत सी चीजों में अमेरिका के साथ खड़ा है, ठीक है। उस साथ खड़े होने की वजह से पाकिस्तान में प्रेशर आएगा, इस चीज का प्रेशर आर्जी मैनेज हो जाएगा। उसकी वजह यह कि बैलेंसिंग पावर्स हैं दोनों साइड पे, उस साइड पे अमेरिका साथ खड़ा है, यहाँ पे चाइना साथ खड़ा है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नारे लगते हैं, लेकिन हम थोड़े से जज्बाती कौम है, क्योंकि मुल्कों के ताल्लुकात नारों पे नहीं होते, मुफादात पे होते हैं। चाइना का मुफाद हमसे है, वो साथ है, जिस दिन उसका मुफाद हमसे टकराएगा हम आपस में टकराएंगे, ये चीजें भी सामने होंगी। तो इसमें खारजा पॉलिसी का मसला नहीं है, इसकी वजह यह है कि आप जो मर्जी करें, या तो आप ये करें कि जैसे वो मुल्क कहते हैं उनकी बात आप मान लें, जो आप मानेंगे तो आपकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट इसराइल को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे नहीं रह सकती। उसकी वजह तमाम इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके लोग ये नहीं चाहते, जिसके लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो लोगों का खौफ है, जिसकी वजह से ना नवाज शरीफ साहब ने 2 वफद भेजे, इल्म कादरी साहब की क्यादत में भी और वैसे भी। बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका में इसराइली वफद से मुलाकात की। अभी यहाँ भी पीटीए के बारे में खबरें आती हैं कि ये भेजा है नहीं भेजा, कंफर्म है या नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये कि जो गवर्नमेंट वफद भेजती है, जो बातें करती है, जो रास्ते निकालती है, वो कदम नहीं उठा सकती, कदम नहीं उठा सकती अवाम पे खौफ। सर यहाँ एक सवाल और 91 में या जो फर्स्ट इनका दौर था जब अजमल कादरी साहब इसराइल गए, उसके बाद भी गए, दूसरा वफद भी गया, बेनजीर भुट्टो दौर में भी बने, तो क्या ये लोग बगैर किसी इदारे के इल्म के चले गए थे वहां पे? ये नहीं हो सकता। हमारी जस्टिस इतनी कैपेबल हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के मुल्क का कोई भी वाक़या होता है तो उससे आगाह होती है, उसको रोका क्यों नहीं गया? क्या उसमें आदमी की मर्जी शामिल थी? मुश्किल सवाल है ये, लोग कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि उस वक्त जो लोग वहां पे आर्मी की क़यादत में थे, यकीनन वो इस राय से मुतफिक होंगे इसराइल से ताल्लुकात होने चाहिए। अभी क्या पोजीशन है? खान साहब कहते हैं कि हम इसराइल से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, पाकिस्तान ताल्लुकात रख भी नहीं सकता, एक चीज। लेकिन खबरें आती हैं कि जी कैबिनेट का एक मेंबर है वो उठा है और अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे इसराइल गया है। हालांकि जिस बंदे ने ये न्यूज दी है वो सॉरी कर चुके हैं कि मैंने ये गलत न्यूज दी है, इसलिए इसलिए हम इसको इस चीज को ऑन नहीं कर रहे। पिछले 3 जो ताल्लुकात हुए उसको हम ऑन करते हैं, मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं। बल्कि मरियम साहबा ने तो एक ट्वीट भी रिट्वीट कर दी जिसमें खुद ये जिक्र था कि नवाज शरीफ साहब ने 2 दफा भेजा वहां पे, उसके बाद इमीडिएटली डिलीट की, लेकिन ये कि लोग स्क्रीनशॉट उसके ले लेते हैं। तो खारजा जो मामला है ये बैनुल ममालिक इस वक्त नहीं है, बल्कि ये बड़े लेवल की जो स्ट्रेटजी गेम आगे बनती जा रही है 2023, 2024, 2025 के बाद जो कुछ होना है उसके लिए, ये उसके आफ्टर शॉक्स इम्पैक्ट्स हैं, उसके आफ्टर शॉक्स नहीं इम्पैक्ट्स हैं उसके। तो इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मसला नहीं है, ये बड़े लेवल की गेम्स है। अच्छा, नैब ने कई बड़े लोगों को सजाएं दी और 400 अरब की बरामद किए, क्या नैब की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? 400 बिलियन जी 400 बिलियन 485 अरब तो खाली डॉक्टर आसम के थे, रिकवर नहीं हुए। 2,250 अरब
अहद चीमा कहीं पे भी नहीं है, फवाद हसन फवाद, शजील मेमन, नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनके बेटे, वो तो अमाउंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस में है। 400 अरब तो ऐसे कोई चूंगा भी नहीं है जिसको पंजाबी में कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। असल में नैब का इशू क्या है, इन्वेस्टिगेशन की हद तक ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ नैब एक्टिव नहीं, बहुत से उनको तावन हासिल है कुछ जगहों से, कुछ चीजें बनी बनाई उनको मिल जाती हैं। मसला असल में तो ये है कि आया जिस बंदे को सजा मिलनी चाहिए उसको हुई, एक चीज। सेकंड, उससे भी बड़ी चीज, सजा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नैब के हवाले से स्पेशली, क्योंकि नैब तो पहले बारगेन में भी बंदा छोड़ देते हैं। असल चीज रिकवरी कहाँ है? 400 बिलियन देखने में लगता है कि बड़ी रकम है, लेकिन जितने केसेस नैब के पास हैं वो 2.5-3 साल से स्पेशली, ये 1% भी नहीं है। हम जो जस्टिस जावेद हैं उनकी नीयत पे शक ना भी करें, नहीं करते बल्कि, लेकिन नैब के बहुत सारे ऑफिशियल्स लेन देन भी करते हैं, छोड़ते भी हैं, केस बनाते भी हैं। तो जो अपोजिशन इल्जाम लगाती है जो पोलिटिसाइज, उसमें एक चीज और भी है कि सिर्फ नैब भी कुछ नहीं कर सकता, अदालतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारी अदालतों का जो सिस्टम है उसमें यह है कि एक बंदे को आप उसका केस बनता है, आप उसको स्टे पे प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, चीफ मिनिस्टर रखते हैं, चलता रहता है सिस्टम सारा। खाली अदालतें भी नहीं है, इसके अलावा बहुत सी प्रेशराइजिंग जो फोर्सेज हैं वो भी इसमें शामिल है कि आपका केस बना, आपको सजा हुई, अब आपको रिलैक्सेशन भी देनी है हमने, तो उसके लिए भी फोर्सेज हरकत में आती हैं। खान साहब की अपनी कमिटमेंट अपनी जगह पे होगी, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाला मामला है उसमें जो फोर्सेस बैठी हैं उनकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइजेस, कुछ ना कुछ फोन कॉल, ये वो चीजें सारी, बहुत कुछ उसमें जाने वाला है। तो ये होगा कि नैब के पीछे भी खलाई मखलूक का हाथ है। खलाई मखलूक काम पे नहीं होती जी, खला तो हर जगह पे है, तो खलाई मखलूक की हर जगह पे होती है, उसमें वो तो होनी है। उसकी वजह इसमें ये है कि खाली पाकिस्तान का इशू नहीं है। अमेरिका की पॉलिसीज आप देखें तो पेंटागन बनाता है, इंडिया की जितनी स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज बनती है राह बनाती है, इसराइल को मुसाद कंट्रोल करती है, तो ये खाली पाकिस्तान का इशू नहीं है। हम लोग कहते हैं जमहूरियत है फलाना, जमहूरियत किसी भी जगह पे। मेरा सवाल ये था कि आप क्या नैब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नॉट एट ऑल, जीरो। जब रिकवरी कुछ नहीं है तो जीरो, एंड रिजल्ट कुछ नहीं है तो जीरो। केस बनाना कोई हल नहीं है, आपने केस बना दिया, मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया पे डिस्कस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जवाब सारी चीजें होगी। देखिए इससे कबल शायद खान नवासी और मुख्तलिफ वज़ार पे आप लोगों ने केस जो है वो बनाए इन्होंने नैब ने, मगर आज तक कोई रिकवर नहीं है, कोई एविडेंस सामने नहीं आए, तो जो उनको पनिशमेंट मिली, जो उन्होंने जेल काटी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप खाली इनका क्यों सोचते हैं? हमारा जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम हमारा, उसमें क्या होता है, आप पे FIR कटी, चलान हुआ, आप अंदर चले गए, आप गुनाहगार हैं, बेगुनाह, इसको छोड़ दें। पीछे याद नहीं आपको कि 2 भाइयों को सहमत हो गई थी, बाद में पता चला वो बेगुनाह थे। गुजरात का एक केस है, एक बंदे की मर्डर की FIR हुई, उसके अगेंस्ट जो मुखालिफ थे वो अरेस्ट हुए, जेल में 5 साल रहे, उनको सहमत सुनाई गई, अभी अपील में था तो पता चला कि बंदा जिंदा है, जो मकतूल है वो जिंदा है। तो ये तो हमारे जितने 90% जो लोग जो भरी होते हैं जेलों में जाके, ठीक है, उनका कौन पुरसाने हाल है? वो जो वहां पे अरसा काटते हैं, उसका किसी ने कभी सोचा कोई पैनल डैमेजेस उनको दिए? पाकिस्तान में पैनल डैमेजेस लॉ है ही नहीं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे तो ये पैनल डैमेजेस पे अक्सर जो लायजा उनके तो खर्चा ही इससे चलता है। किसी के साथ ज्यादती होती है, वो पैनल डैमेजेस में जाते हैं, जाकर उनको जुर्माना मिलता है, हर्जाना मिलता है, उनका सिस्टम ही चलता है। यहाँ पे तो ये बंदा 5 साल 3 साल 4 साल बाद छूटता है, जो अदालत कहती नहीं नहीं भाई तुम बेगुनाह हो। बंदा पूछे जो 4 साल उसके गुजरे, जो उसकी फैमिली ने भुगता,
उसका कौन जवाब दिए? आपने तो सादे से मुझसे कह दिया हो जी आप तो बेगुनाह है, ठीक है। वो बंदा भी, हम इस सिस्टम के आदी हो गए, हम भी कहते शुक्र जान चुके। कोई इस चीज पे नहीं जाता कि जो गलत केस हुआ जिसकी वजह से मैंने ये चीज भुगती, तो मैं इसके लिए हरजाना का दावा करूं, सुनेगा कौन? क्योंकि यहाँ पे उसका ला ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने कभी इस चीज पे सोचा नहीं है। जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म्स करने का कोई सिस्टम यहाँ पे है ही कोई नहीं। यहाँ पे एक सिस्टम चलता जा रहा है, अंग्रेज के जमाने का बना हुआ, जो उसी पे अमल होता जा रहा है। ना वो लॉ चेंज होते हैं, ना कुछ। जो लॉ चेंज होते हैं वो भी जो हुकूमत में कुछ लोग बैठे थे, उनका कहीं ना कहीं मुफाद जब अटकता है तो उसको मोड़ लेते हैं। उसको आम बंदे का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इनका क्या? अच्छा, पीटीआई गवर्नमेंट को आप कैसे देखते हैं कि इमरान खान ने गवर्नमेंट में आने से पहले बड़े दावे किए थे कि भाई मैं स्विस बैंक से जो है जरदारी के और नवाज शरीफ के और अरबों रुपए जो पाकिस्तान लाऊंगा, तो अब इमरान खान खामोश क्यों बैठे हुए हैं? इसकी क्या वजह है? इलेक्शन हमेशा दावों पे लड़ा जाता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, खाली खान की नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो दावों पे लड़ के आती है, सबज बाग दिखाती है। पीपल पार्टी 71 से रोटी कपड़ा मकान दे रही है, ठीक है ना। तो आज तक मिला तो नहीं, वो अभी भी रोटी कपड़ा मकान बेचते हैं। तो अभी भी यही हुआ है। उसमें यह है कि विल आपकी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छा, कुछ माह कबल शफकत महमूद ने और शेख रशीद ने वजारत दाखिला के कलमदान लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर से ख्वाहिशमंदी का इजहार किया और प्राइम मिनिस्टर ने जो है वजारत दाखिला शेख रशीद को सौंप दी। तो क्या इमरान खान की कोई मजबूरी थी? असल में वजारतों के लिए ख्वाहिशें तो सबकी अपनी जगह पे होती हैं। अभी फयाज चौहान के बारे में खान साहब ने कहा था कि इनकी ख्वाहिश थी कि नहीं इनकी मिनिस्ट्री चेंज की। अब ये चीज़ों तो चलती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शेख साहब को सिंस वेरी फर्स्ट डे वज़ीर दाखिला ही लाना चाहिए था उनको, क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस जो पर्सन पीटीआई गवर्नमेंट में जो अटैच है, बेशक पीटीआई में वो नहीं है, वो शेख साहब, खान साहब से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वो एक चीज, लेकिन उनको नहीं लाया गया। अभी उनका जो वज़ीर दाखिला लाना है वो एक खास सिंबल है। एक पहले 2-2.5 साल रगड़ा रगड़ाई तो और खेचा खेचाई थी सारी। अब जो फोर्सेस फैसले करती हैं उन्होंने ये सोचा है कि कुछ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, क्या पीटीआई हुकूमत के फैसले जो है वो फोर्सेस से आते हैं? किसके नहीं आते? किसके नहीं आते? सबके आते, वहीं से आते हैं और मजबूरी भी है। तो अब एक छोटी सी मिसाल, नवाज शरीफ साहब जब इलाज के लिए बाहर गए तो खान साहब 2 दिन क्वारंटाइन हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर को क्वारंटाइन करना आम बंदे का काम नहीं है, ना अदालत कर सकती है, ना कोई और कर सकता है। जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी मर्जी भी थी नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने, तो इसी से अंदाजा लगा ले कि इतना बड़ा फैसला कि जिसके साथ बेसिक अपोजिशन है, जिसके साथ ये था कि लूट गए, खा गए, साबित हो गया, सजा हो गई, सारा कुछ हो गया। अब जब वो निकल गया यहाँ से बाहर तो खान साहब की मर्जी तो उसमें नहीं थी, ठीक है। उनकी मर्जी ना होने के बावजूद नवाज शरीफ साहब बाहर गए तो यकीनन खान साहब से जो तगड़े लोग थे उनकी मर्जी इसमें शामिल थी। तगड़े कौन लोग थे, जरा उनका नाम बताएंगे? नहीं, तुसी तो काके हो। सबको पता है कौन है जो मैनेज कर। असल में लियो टॉलस्टॉय है, उसका एक कॉल है बड़ा जबरदस्त। वो कहता है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुल्क में किसकी हुकूमत है तो आप ये देखें कि किसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। हुकूमत के खिलाफ तो आप बोल सकते हैं, अदालतों के खिलाफ भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब जो भी पहले कहते रहे वो सच था कि आर्मी और अदलिया जब भी कोई गवर्नमेंट करना चाह रहे थे तो बीच में ये लोग मदाखलत करते थे। नवाज शरीफ साहब तो खुद गोदी में बैठ के हैं। नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, बात यह कि नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो, बेनजीर अभी एनआरओ लेके आई थी सेकंड टाइम, बाद में जरदारी साहब भी उसी एनआरओ के चक्कर में। अयूब दौर से लेके जितने भुट्टो समेत जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी वो आर्मी की मर्जी या सपोर्ट के बिना नहीं बनी। वो नवाज शरीफ हूँ, जरदारी साहब हूँ या खान साहब हूँ, ठीक है ना। ये जो है ना वोट काउंट के फलाम बंदा वोट लेके इतना वोट लेके आ गया, वो वोट भी मैनेज होते हैं, सबको पता है कि मैनेज होते हैं।
और हर इलेक्शन में मैनेज होते हैं। अगर इस दफा इलेक्शन मैनेज ना होते तो पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है मौजूदा से ज्यादा होती है। लेकिन खान साहब की चूंकि उनका मिजाज ऐसा है तो इसलिए उस मिजाज को कंट्रोल रखने के लिए स्ट्रेंथ को डाउन किया गया। तो ये चीजें तो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री सारी में ये चीज होती है। यहाँ पे तो बल्कि अमेरिका के इलेक्शन में भी चीजें चली हैं, क्योंकि ट्रम्प से पेंटागन को जो नेशनल सिक्योरिटी उनकी है उनको मसला था। तो चीजें मैनेज होती हैं हर जगह, यहाँ भी होती है। और आप तो वैसे भी इन चीजों के आती हैं, इसलिए मैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? क्या पीडीएम को 13 तारीख को रावलपिंडी इस्लामाबाद में रैली निकालनी चाहिए? इस पे आप क्या कहते हैं? पीडीएम को मैं तो कहता हूँ पैंडेमिक मूवमेंट, वबा की तरह है, क्योंकि इसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। पीडीएम वो प्लेटफॉर्म है जिसने सिर्फ पीपल पार्टी को सपोर्ट किया है। बाकी जितनी पार्टीज हैं उन्होंने अपना इसमें लूज किए। मौलाना साहब हैं, उनकी अपनी वर्थ इसमें जाया हुई है, नून लीग की वर्थ इसमें जाया हुई है। आप ये देखें, फर्स्ट जब इनका जलसा हुआ है गुजरांवाला, उसके बाद सेकंड हुआ है कराची जाके, नवाज शरीफ को खिताब नहीं करने दिया किसी ने। इनकी जब तस्वीर या पोस्टर या बैनर इनके लगे हैं सड़कों पे मरीम नवाज के, नवाज शरीफ के नीचे लिखा है पाकिस्तान पीपल पार्टी। जीए भुट्टो के नारे उन्होंने नो लीग से लगवा लिए कि वो लोग जो उनका पेट फाड़ने पे तुले हुए थे उनसे उन्होंने जीए भुट्टो के नारे लगवा लिए हैं। ठीक है, जो इनके मुताबिक नॉन लीग के या मौलाना साहब को जो मुताबिक थे पीपल पार्टी उनसे टोटली विड्रॉ कर गई है, बल्कि उन्होंने किसी भी जगह इसका साथ नहीं दिया। पीडीएम इज नथिंग। पीडीएम एक इत्तेहाद था अपने आप को बचाव के लिए, अपने फायदे के लिए, जाती फायदे के लिए पार्टियों के चंद लीडर इकट्ठे हुए, लेकिन जितने लोग थे उनमें मैनिपुलेट जिसने किया वो जरदारी साहब ने किया, वो उठा के इसको ले गए। रही बात मुस्तकबिल की, तो पीडीएम का एजेंडा क्या है? हुकूमत कराओ, पीपल पार्टी उनके साथ नहीं है। इसके अलावा उनका एजेंडा क्या है? महंगाई, इसके कोई इशू नहीं है। जहां पे भी जाते हैं, अभी हजारा में ये गए हैं तो वहां पर इनका एजेंडा एंटी स्टेट है। कोयटा जलसा इनका हुआ है, एंटी स्टेट है। नवाज शरीफ की स्पीच है, एंटी स्टेट एंड एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, पीडीएम ने अपने जलसों से अपना खोया है। छोटे जलसे, फटे हुए जलसे, कि एक जलसा होता है, स्टार्ट में मरियम ने स्पीच की तो नून लीग के सपोर्टर वहां से निकल गए, पीपल पार्टी के लीडर ने स्पीच की वो भी निकल गए, पीछे रह गए मौलाना साहब, उनके अपने जो साथ वो लेके बंदे, जो स्टार्ट से वो लेके 5000 बंदे निकलते, वही बंदे वहां पर मौजूद होते हैं अंत तक। तो इनके जो जलसे इनके बताते हैं कि ये एक दूसरे के साथ नहीं है, एक मुफाद के लिए इकट्ठे हैं और मुफाद पीपल पार्टी लेगी। बाकी पीडीएम में कोई मुस्तकबिल नहीं है। 13 जनवरी के हवाले से बात, तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम को ये लाजमी लॉन्ग मार्च करना चाहिए ताकि इनकी जो रही सही चीज है वो भी खत्म हो जाए। होना यही है। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग मार्च की कैपेसिटी पीपल पार्टी में है, नून लीग में नहीं है। मौलाना साहब में है, लेकिन मौलाना साहब की मखसूस स्ट्रेंथ है, वही उनके साथ चलती है। धरने पे मुतफिक नहीं है पीपल पार्टी वाले, नून लीग का धरना देने का स्टेमिना नहीं है। ठीक है, मौलाना साहब अकेले तो पहले भी दे चुके हैं 10 दिन यहाँ पे आए और आए थे जी हम आएंगे तो हुकूमत के राह के हम जाएंगे। बल्कि मैंने इनका एक लीडर का इंटरव्यू देखा टीवी पे जिसमें मूसा रांझा भी थे, वो थे हामिद मीर साहब इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैं उसमें उन्होंने कहा वो जो लीडर के जेयूआई के बैठे हुए थे कि 15 लाख लोग हम लेके आएंगे, 4 लाख लोग खाली सिंध से आएंगे, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो मैं रिजाइन दे दूंगा। लिखवाया और वहां पे बैठ के वो कायदा फैसल वाडा साहब बैठे थे, उन्होंने भी लिखवाया, साइन करवाए मुस्लिम राजा वो जो है नून लीग के उनसे। कितने लोग आए वहां पे? 20,000, 15,000, 25,000 यही लोग। उसके बाद वहां पे टिक नहीं सके, वापस चले गए। तो इनका जो लॉन्ग मार्च है, इनकी अल्टीमेट डेथ हो, फायदा सिर्फ पीपल पार्टी को जाएगा। तो लॉन्ग मार्च करें, अपना आप ये जाया करेंगे तो कुछ नहीं। अच्छा, चंद दिन कबल जो है एक वाक़या रनुमा हुआ, एक 22 साल नौजवान उसामा सब्ती को इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने वो ताक़ब किया गाड़ी का, और उसके ना रुकने पे
22 गोलियां उसके सीने में उतार दी। उसके बाद फौरी तौर पे हुकूमत ने और वज़ीर दाखिला ने आईजी को तब्दील कर दिया। क्या आईजी को तब्दील करने से उसामा को इंसाफ मिल जाएगा? ये स्ट्रेटजी शुरू से चलती आ रही है कि कोई वाक़या हो जाता है, वहां पे बंदे बदला दो, आंखों में मिट्टी डाल दो। बात यह कि आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि अब दिला कोई भी ना हो। उसामा के अभी पुलिस कह रही जो उससे पुराने एक दो केस भी हैं, ये भी मैं कहता हूँ कि बंदा नॉन क्रिमिनल क्यों ना हो। जब आपके पास एक सिस्टम ऑफ लॉ है तो आप उस पर क्यों नहीं चलते, उसके तहत तो सजा क्यों नहीं दिलवाते अगर कोई ऐसी चीज है। तो जब ऐसी चीज नहीं है मतलब ऑन द रोड उसको फायरिंग करके खत्म करते हैं, उसको कत्ल करते हैं, वैश्य तरीके से कत्ल करते हैं, तो ये जुल्म है। और जालिम कोई भी हो, हाँ वो किसी इदारे में हो, अवाम में हो या माफिया में हो, सजा उसको मिलनी चाहिए। एक चीज थी। सेकंड ये कि इसमें हमारा पुलिस और अदालती निज़ाम उसमें एक टके की इस्लाह नहीं हुई है, तब्दीली नहीं है। ये वही पुरानी चीजें हैं, वही पुराने सिस्टम है, वही लॉ है। ना आपको अदालत में इंसाफ मिलता है, ना आपको पुलिस के पास इंसाफ मिलता है। रिश्वत हर जगह चलती है। पुलिस की रिश्वत तो चले मशहूर है, पर ऐसा खोल देती है। अदालतों में क्या होता है, गुज़श्ता कुछ अरसे से अदालतों में उन्होंने कैमरे लगवा दिए थे ताकि अदालत में कोई ऐसा वाक़या हो तो उसको हम देख सकें, बाद में उसकी जजमेंट हो सके, कोई मसला हो। वो कैमरा वहां बैठे हुए रीडर्स को, एहलकारों को रोजाना की बुनियाद पे हर डेट पे पेश होने वाले से पैसे लेते क्यों नहीं देखता? ठीक है ना। तो हमारा निजाम सिर्फ उतना देखता है जितना वो देखना चाहता है। वो पुलिस का निजाम हो, अदालती निजाम हो। बेसिकली आप एक और चीज भी देखें, कुछ अर्सा पहले तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, वहां पंचायती और जरगा सिस्टम था। किसी भी केस का फैसला 3 महीने से ज्यादा नहीं लटका और इंसाफ पे फैसले होते थे। हमारे गांवों में जरगा सिस्टम है, पंचायत सिस्टम है, ये सारे हैं, वहां पे यूं फैसले होते हैं। वो लोग जो बजाय अनपढ़ हैं और बैठ के इंसाफ पे मबनी फैसला दिनों में दे देते हैं। तो हमारा ये जो निज़ाम है, जो 16 साल पढ़ के आते हैं, 10 साल प्रैक्टिस करके जाके जज बनते हैं, उनको दिखाई कुछ क्यों नहीं देता। हमारा ये जो सिस्टम है उसमें इतनी ज्यादा बंदिशें हैं कि उसमें अगर कोई जस्टिस या कोई सीट पे बैठा हुआ बंदा इंसाफ करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। निज़ाम अदल में तब्दीली, निज़ाम अदल के जो लाज हैं, CRPC है, इनमें तब्दीली चाहिए, वो किसी ने कभी नहीं सोचा। पुलिस का तो सिस्टम अब बिल्कुल नए अब भी हुआ है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ये किया था कि पढ़े लिखे लोग लेके आए थे पुलिस में। और वो पढ़े लिखे लोग जब पुराने वो जो हैं रैंकर्स उनके साथ वो बैठे तो स्टार्ट में तो बड़े वो सोफिस्टिकेटेड भी, मुहज़्ज़ब भी और सारा कुछ थे। जो उनके साथ बैठे तो फिर पुराने खराब सेब के साथ नया जो सेब है वो भी बिगड़ गया। तो ये सिस्टम है। या जो नए लोग लाते हैं उनको नई ट्रेनिंग दें, उनके मॉडल थाने बनाए, वो लगा रखे उनको, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज फैले। पुराना सिस्टम आप उनको इन्फ्यूज करते जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। आपको इसको जो है ग्रास रूट है वहां से जाकर ठीक करना पड़ेगा, तब ये चीज ठीक हो, अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं। साथ जाते जाते 99 न्यूज के लिए कोई मैसेज? 99 बड़ा जबरदस्त चैनल है, अखबार भी आपका बहुत जबरदस्त है। मैं आपके चैनल कंटिन्यूस देखता हूँ, बल्कि सब्सक्राइब मैंने किया हुआ है इसको। कम एक वैरायटी है, जो कि वैरायटी के अलावा जो सबसे बेसिक चीज आपके चैनल में हुई है, तवाज़ुन है, बायस नहीं है। वन से अब बड़े बड़े मीडिया चैनल, बड़े बड़े नाम हैं जो वहां बैठ के पता है कि ये चैनल किस पोजीशन पे क्या बोलेगा, वो चीज आपके चैनल में नहीं है। कि हकायक की नजर से देखना, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और यही वो खूबी है कि जो सब में, हर एक बंदे में, हर एक पाकिस्तानी में होनी चाहिए, वो आपके चैनल में है। एंड इसके लिए यकीनन आपके लिए मुबारक है। थैंक यू वेरी मच। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी के ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel